Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. हमारे सभी सुनने वालों का स्वागत है आज के इस नए डीप डाइव में। हाँ, स्वागत है सभी का। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात करने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं झारखंड के भूमि संबंधी कानून और अधिनियम की, खासकर अध्याय 9 से 13 तक के हिस्से की, जो जमीन के अधिकार, लगान और रिकॉर्ड से जुड़े हैं। अब कानूनी धाराएं सुनकर किसी को भी लग सकता है कि ये बहुत ही उबाऊ विषय होने वाला है। लेकिन आज हमारा मिशन यही है कि इस गलतफहमी को दूर किया जाए। मेरा मतलब है कि ये जो दस्तावेज हमारे सामने है ना, ये सिर्फ कागज पर छपे नियम नहीं है। सही कहा, इनके पीछे इंसानी संघर्ष छिपा है। जमीन के लिए बहाया गया पसीना, खून और अधिकारों की बहुत लंबी लड़ाई छिपी है। तो आज के इस डीप डाइव में हम यही डिकोड करेंगे कि एक साधारण किसान, एक ताकतवर जमींदार और सरकार के बीच जो शक्ति का खेल होता है, वो असल में जमीनी स्तर पर कैसे काम करता है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। और इसे डिकोड करने के लिए ना हमें सबसे पहले अपना नजरिया बदलना होगा। नजरिया बदलना होगा मतलब ये है कि अगर हम इन स्रोतों को सिर्फ वकीलों की नजर से देखेंगे तो हम असल कहानी चूक जाएंगे। ये कानून वास्तव में एक पूरे कृषि प्रधान समाज का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, एक ब्लूप्रिंट की तरह। बिल्कुल, ये हमें बताते हैं कि कैसे सदियों पुरानी परंपराओं को एक आधुनिक न्याय व्यवस्था के ढांचे में ढाला गया है। जब हम जमीन के कानून की बात करते हैं तो हम असल में आजीविका, पहचान और अस्तित्व की बात कर रहे होते हैं। वही ना, क्योंकि इन कानूनों को इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि कमजोर वर्ग को एक सुरक्षा कवच मिल सके। हाँ, सुरक्षा कवच एक बहुत ही सही शब्द है इसके लिए। और ये सुरक्षा कवच वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। देखिए, जब भी हम लगान या रेंट शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पुरानी फिल्मों के वो दृश्य आ जाते हैं जहां एक क्रूर जमींदार कोड़े मार रहा है और गरीब किसान से उसकी आखिरी फसल भी छीन रहा है। एग्जैक्टली, वही छवि बनती है। लेकिन जब मैंने इन कानून को पढ़ा तो कहानी कुछ और ही नजर आई। स्रोत ये बताते हैं कि लगान वसूली की प्रक्रिया को बहुत ही सख्त तरीके से बांधा गया है। हाँ, अध्याय 9 में लगान के बारे में जो साधारण उपबंध हैं वो काफी स्पष्ट हैं। जैसे धारा 52 और 53 के अनुसार लगान कृषि वर्ष की प्रत्येक तिमाही में 4 बराबर किश्तों में दिया जाएगा। और सबसे हैरानी की बात मुझे ये लगी कि किसान अपना लगान डाक मुद्रादेश यानी पोस्टल मनी ऑर्डर से भी भेज सकता है। और ये मनी ऑर्डर वाला प्रावधान ना अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। वैसे सोचें तो एक किसान को जमींदार की कचहरी में जाकर नकद लगान देने में कितना डर लगता होगा उस दौर में। वहां उसके साथ बदसलूकी हो सकती थी, या सबसे बड़ी बात, जमींदार पैसे लेकर मुकर सकता था कि मैंने तो पैसे लिए ही नहीं। हाँ, और मनी ऑर्डर एक पक्का सरकारी कागजी सबूत था कि किसान ने अपना पैसा दे दिया है। बिल्कुल, कानून का मकसद सिर्फ जमींदार को उसका पैसा दिलाना नहीं था, बल्कि किसान को उस डरावने अनुभव से बचाना भी था जहां उसका शोषण हो सकता हो। और अगर जमींदार पैसे लेने के बाद रसीद देने में आनाकानी करे तो उसके लिए जो सजा है वो तो और भी चौंकाने वाली है। हाँ, धारा 54 इस मुद्दे पर बहुत सख्त है। मैंने देखा, स्रोत बताते हैं कि अगर कोई भूस्वामी लगान की रसीद नहीं देता है तो उसे 1 महीने तक की जेल या 100 रुपए का जुर्माना हो सकता है। दोनों भी हो सकते हैं। दौर में ये एक बहुत बड़ी रकम थी और जेल जाने का डर एक बहुत बड़ा सामाजिक कलंक था जमींदारों के लिए। यही वो जगह है जहां कानून दोनों पक्षों को जवाबदेह बनाता है और जमींदार की ताकत पर लगाम लगाता है। एक तरह का शुरुआती कंज्यूमर प्रोटेक्शन नियम था ये। सही कहा आपने। और बात सिर्फ रसीद न देने की नहीं है। धारा 63 और भी आगे जाती है। अगर कोई जमींदार तय किए गए लगान से 1 पैसा भी ज्यादा वसूलने की कोशिश करता है या कोई अतिरिक्त वस्तु मांगता है तो उसके लिए 6 महीने की कैद का प्रावधान है। 6 महीने की कैद, यानी सिस्टम को पता था कि जमींदार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए उन्होंने इस तरह के चेक इन बैलेंस बनाए। बिल्कुल, उन्हें मालूम था कि ऐसी समस्या आएगी ही। रुकिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि किसान अपनी मर्जी से जब चाहे लगान दे सकता है? अगर कोई किसान समय पर रेंट नहीं देता तो जमींदार क्या करेगा? नहीं, कानून एक तरफा नहीं है। अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। अगर किसान समय पर लगान नहीं चुकाता है तो धारा 8 और 59 के तहत उस बकाया रकम पर सालाना 6.25% का साधारण ब्याज लगता है। अच्छा, तो ब्याज देना पड़ेगा? हाँ, और अगर ये बकाया लंबा खींचता है तो एक समय के बाद किसान का उस जमीन पर से पट्टा या लीज रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन ये शायद आखिरी विकल्प होता होगा ना? हाँ, ये आखिरी विकल्प होता है और इसके लिए भी एक उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है।
जमींदार अपनी मर्जी से रातों रात किसी को निकाल नहीं सकता। ये समझ में आता है। दोनों पक्षों को जवाबदेह बनाना जरूरी है। और एक और बात, धारा 61 में ये विकल्प भी था कि लगान नकद या वस्तु दोनों रूप में चुकाया जा सकता है, जो उस समय की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दिखाता है। बिल्कुल, किसान अपनी सुविधा के अनुसार तय कर सकते थे। अब एक अलग स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए किसी के पास खेती की जमीन ही नहीं है और वो लगान के नियम से बाहर है, लेकिन वो एक बंजर जमीन देखता है और उसे खेत बनाने की ठान लेता है। हाँ, यहाँ से कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट का जिक्र है, जिसे कौरकार कहा गया है। अध्याय 9 और 10 में इसका वर्णन है। मुझे लगता है ये हमारे सुनने वालों के लिए सबसे प्रेरणादायक हिस्सा हो सकता है। कौरकिल्प सिद्धार्थ असल में स्वेट इक्विटी यानी पसीने की कमाई का सबसे शुद्ध कानूनी रूप है। हमारे सुनने वालों को इसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनानी चाहिए। कल्पना कीजिए कि एक किसान एक सूखी, पथरीली और पूरी तरह से बंजर जमीन के टुकड़े के सामने खड़ा है, जहाँ कुछ भी नहीं उगता। बिल्कुल। और वो महीनों तक वहां कड़ी धूप में पत्थर तोड़ता है, जमीन को समतल करता है, बारिश के पानी को रोकने के लिए छोटी छोटी मेड़ बनाता है और शाब्दिक रूप से अपना खून पसीना उस मिट्टी में मिलाता है। अंततः वो उस बंजर जमीन को एक लहलहाते हुए धान के खेत में बदल देता है। धारा 64 के तहत इसी को कोरकर कहा गया है। लेकिन कानून उस किसान की इस मेहनत को देखता कैसे है? क्या जमींदार बस वहां आकर कह सकता है कि वाह, तुमने मेरे लिए एक शानदार खेत तैयार कर दिया, अब मुझे इसका भारी लगान दो? इतिहास में आमतौर पर ऐसा ही होता था और इसीलिए ये विशेष कानून लाया गया। जब कोई किसान अपनी मेहनत से किसी जमीन को कोरबर बनाता है तो कानून उसे एक शानदार इनाम देता है। धारा 77 के तहत उसे एक टैक्स हॉलिडे मिलता है। टैक्स हॉलिडे? हाँ, जब उस नई जमीन पर पहली फसल कटती है तो उसके बाद अगले 4 सालों तक उस किसान को एक भी पैसा लगान के रूप में नहीं देना होता। 4 साल का पूरा टैक्स हॉलिडे? ये तो किसी भी आधुनिक स्टार्टअप को मिलने वाली सरकारी छूट जैसा लग रहा है मुझे। इसे आप उस दौर की स्टार्टअप पॉलिसी ही मान सकती हैं। और 4 साल बाद जब लगान लगना शुरू भी होता है तो वो गांव के बाकी अच्छी जमीनों के लगान के मुकाबले आधा ही रखा जाता है। वाह, जिसने जमीन को खेती लायक बनाया, कानून उसी को इनाम दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 67 के तहत उस जमीन पर किसान का स्थायी अधिकार बन जाता है। कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि भले ही किसी कारणवश किसान 12 साल तक उस कोरकर जमीन पर खेती ना कर पाए, फिर भी जमीन पर उसका अधिभोगाधिकार यानी ऑक्यूपेंसी राइट खत्म नहीं होगा। उसकी मेहनत को हमेशा मान्यता मिलेगी। ये सच में बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो क्या इसका मतलब है कि मैं कल एक फावड़ा उठाऊं और किसी भी खाली पड़ी जमीन, मान लीजिए किसी के घर के पीछे के बगीचे या किसी के पुराने खेत में जाकर खुदाई शुरू कर दूं और कहूं कि ये मेरा कोरकर है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। अगर ऐसा होता तो हर तरफ अराजकता फैल जाती। इसीलिए कानून ने सीमाएं बहुत स्पष्ट रखी हैं। तो ऐसी कौन सी जगह हैं जिन्हें हम कोरकर नहीं बना सकते? धारा 66 बताती है कि आप किसी के फलों के बागीचे या ऐसी जमीन जहां पहले से खेती हो रही हो या फिर वास भूमि यानी जहां लोग रहते हैं, होमस्टेड लैंड यूज को कृषि कोर में तब्दील नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि किसी की चलती फिरती खेती या घर को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसके अलावा धारा 63 का के तहत अगर सरकार या जमींदार आपको कोई बंजर जमीन इस शर्त पर देते हैं कि आप इसे उपजाऊ बनाएंगे और आप 5 साल तक उस पर कुछ नहीं करते, तो आपका दावा रद्द हो जाएगा। जमीन उसी की होगी जो उस पर काम करेगा। ये एक बहुत ही तार्किक बात है। जमीन उसकी जो उस पर पसीना बहाए। अब तक हमने रेंट देने और जमीन को उपजाऊ बनाने की बात की, लेकिन अब जमीन से जुड़े सबसे कड़वे सच की तरफ मुड़ते हैं। बेदखली। हाँ, एविक्शन। किसी को उसकी जमीन से निकाल देना। अध्याय 10 के मुख्य प्रावधानों में स्रोत सामग्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि आदिवासियों और कमजोर वर्गों की जमीन को छीनने से कैसे बचाया जाए। जब हम बेदखली की बात करते हैं तो हमें इसके पीछे के ऐतिहासिक दर्द को समझना होगा। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं है। ये किसी की पूरी आजीविका और उसकी जड़ों को काट देने जैसा है। धारा 68 स्पष्ट करती है कि उपयुक्त यानी डिप्टी कमिश्नर, जिसे डीसी कहते हैं, उनके आदेश के बिना आप किसी भी कष्टकार को उसकी जमीन से बेदखल नहीं कर सकते।
और इसी संदर्भ में आदिवासियों की जमीन के संरक्षण के जो नियम है वो बहुत ही कड़े नजर आते हैं मुझे। दरअसल धारा 71 का और 71 खा इस पूरे दस्तावेज का सबसे मजबूत हिस्सा है। ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा करता है। मैंने स्रोत में पढ़ा कि अगर किसी आदिवासी की जमीन गैर कानूनी तरीके से धारा 46 का उल्लंघन करके छीनी गई है तो उसे वापस दिलाने के लिए उपायुक्त के पास विशेष शक्तियां हैं। हाँ, यहाँ हमें थोड़ा और इतिहास में जाना होगा। आदिवासियों की जमीन अक्सर सीधे तौर पर बंदूक की नोक पर नहीं छीनी जाती थी। ये कागजों की हेराफेरी से होता था। कागजी घोटाला। हाँ, कोई साहूकार किसी आदिवासी को 50 रुपए का कर्ज देता था, किसी सादे कागज पर अंगूठा लगवा लेता था और फिर कर्ज ना चुका पाने के बहाने उसकी 10 एकड़ जमीन हड़प लेता था। ये एक बहुत ही व्यवस्थित शोषण था। तो इस ऐतिहासिक अन्याय को रोकने के लिए ही शायद कानून में ये इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया था। ये इमरजेंसी ब्रेक काम कैसे करता है? मान लीजिए किसी ने धोखे से जमीन हथिया ली तो आगे क्या होता है? अगर उपयुक्त को पता चलता है कि जमीन के हस्तांतरण में किसी भी नियम का उल्लंघन हुआ है या कोई कपटपूर्ण तरीका अपनाया गया है तो वो उस हस्तांतरण को तुरंत रद्द कर सकता है। जमीन मूल मालिक यानी उस आदिवासी परिवार को वापस सौंप दी जाती है। और जिसने वो जमीन गलत तरीके से हथियाई थी उसके खिलाफ क्या एक्शन होता है? बहुत कठोर दंड है। ऐसा अवैध कब्जा करने वाले को धारा 41 ख के तहत 3 साल तक की सजा या 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। और अगर वो फिर भी अपराध जारी रखता है, जमीन नहीं छोड़ता, तो उस पर हर दिन के हिसाब से 50 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाता है। ये कोई साधारण नियम नहीं लगता। ये एक बहुत ही सख्त संदेश है कि इस तरह की जालसाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्रोत में बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 का भी जिक्र है, जो इसे एक आधिकारिक कानूनी हथियार बनाता है। बिल्कुल, ये एक कानूनी ढाल की तरह काम करता है। परंपराओं को कानून का रूप दिया गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने नोट्स के पहले हिस्से पर आते हैं। ये अध्याय 11 है जो रूढ़ी एवं संविदा यानी कस्टम्स और कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। हाँ, धारा 76 से 79 तक गई। ऐसा करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? ये एक बहुत ही व्यवहारिक कदम था। क्या? एक कड़ा एक समान कानून लागू करना प्रशासन के लिए ज्यादा आसान नहीं होता। देखिए, प्रशासन के नजरिए से देखें तो एक समान कानून बनाना कागजों पर तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग होती है। जाहिर है। कानून बनाने वालों को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि अगर वे किसी दूर बैठे शहर से कोई नया और अजनबी नियम थोपेंगे तो उसका जबरदस्त विरोध होगा। हाँ, क्योंकि जमीन से जुड़े मामले बहुत संवेदनशील होते हैं। बिल्कुल। इसलिए कानून में ये प्रावधान किया गया कि जो प्रथाएं और रूढ़ियां उस विशिष्ट क्षेत्र में पहले से चली आ रही हैं, उनका सम्मान किया जाए। मतलब एक तरह से समाज के अलिखित नियमों को लिखित कानून का हिस्सा बनाने की कोशिश। हाँ, ये एक कूटनीतिक और व्यवहारिक प्रक्रिया थी। इससे स्थानीय लोगों को ये भरोसा मिला कि नया कानून उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। बताइए। क्या रूढ़ियों को ही कानून मान लेने से कुछ पुरानी और शायद शोषक प्रथाएं भी पक्की नहीं हो गई? मेरा मतलब है, हर पुरानी परंपरा तो अच्छी नहीं होती ना। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है और यहीं पर कानून को बहुत सावधानी से कदम रखना पड़ा। तो क्या इसका कोई नुकसान नहीं हुआ? ये सच है कि कुछ परंपराएं शोषक थीं और आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे कानून ने उन बुरी प्रथाओं पर रोक भी लगाई। अच्छा। लेकिन शुरुआत में व्यवस्था को स्थिर करने के लिए उन रूढ़ियों को मान्यता देना जरूरी था जो जमीन जोतने के अधिकार या फसल के बंटवारे से जुड़ी थीं, ताकि अचानक से कोई ऐसा बदलाव ना हो जिससे पूरी कृषि अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाए। बिल्कुल सही। ये काफी तार्किक लगता है। अब अगर हम अपने नोट्स के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें, ये अध्याय 12 है। हाँ, अधिकार अभिलेख यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और लगान के बारे में। सही। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार धारा 80 के तहत राज्य सरकार राजस्व अधिकारी को भूमि सर्वेक्षण का आदेश देती है। इस हिस्से को अगर हम एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये किसी भी भूमि विवाद को सुलझाने का सबसे पहला और ठोस कदम है। बिना एक पारदर्शी और सटीक सर्वेक्षण के ये तय करना मुश्किल है कि कौन सी जमीन किसकी है। नामुमकिन है। उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं और उस पर अधिकार किसका है। और ये सिर्फ एक साधारण सर्वेक्षण नहीं था। मेरे नोट्स में धारा 81 के तहत इस अधिकार अभिलेख में दर्ज होने वाली चीजों की एक पूरी सूची दी गई है। हाँ, वो सूची बहुत विस्तृत है। ये तो जमीन की एक पूरी जन्म कुंडली बनाने जैसा है।
इसमें काश्तकार का नाम, उसका वर्ग, जमीन की स्थिति भी। हाँ, जमीन की स्थिति, उसकी सटीक सीमाएं, भूस्वामी का नाम और यहाँ तक कि देय लगान का पूरा ब्यौरा दर्ज होता है। ये देखकर ऐसा लगता है कि प्रशासन जमीन के हर एक इंच का हिसाब रखना चाहता था। जन्म कुंडली वाला ये उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। ये सच में एक ऐसा दस्तावेज है जो भविष्य के लगभग हर विवाद का समाधान अपने अंदर समेटे हुए है। क्योंकि गांवों में जमीन की एक एक इंच मेड़ को लेकर पुश्तैनी दुश्मनियां हो जाती हैं। बिल्कुल, जब हर छोटी बड़ी बात कागज पर दर्ज हो जाती है तो जमींदार और किसान दोनों के पास एक स्पष्ट संदर्भ होता है। इससे मनमानी की गुंजाइश बहुत कम हो जाती होगी। हाँ, ये दस्तावेज एक तरह से कमजोर तबके के लिए एक कानूनी ढाल बन जाता है। इसी हिस्से में धारा 82 ने मेरा ध्यान खींचा। हम हमेशा जमीन और मिट्टी की बात करते हैं, लेकिन नोट्स बताते हैं कि राजस्व अधिकारी को जल के उपयोग का भी अधिकार है। हाँ, जल के उपयोग और बहाव से जुड़े सर्वेक्षण और विवादों के निपटारे का अधिकार। खेती बाड़ी के समाज में पानी का महत्व तो जमीन से भी ज्यादा होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। कृषि प्रधान समाज में जमीन बिना पानी के अधूरी है। जरा सोचिए, अगर किसी ताकतवर जमींदार के पास जमीन कम है, लेकिन उसने उस नदी या नहर के उद्गम पर कब्जा कर लिया है जहां से पूरे गांव के खेतों को पानी मिलता है, तो वो पूरी व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले सकता है। बिल्कुल। सिंचाई के लिए पानी का बंटवारा हमेशा से ही बड़े विवादों का कारण रहा है। राजस्व अधिकारी को पानी से जुड़े विवाद सुलझाने का अधिकार देकर कानून ने इस अटूट रिश्ते को स्वीकार किया है, ताकि कोई ताकतवर व्यक्ति पानी के स्रोतों पर एकाधिकार न जमा सके। तो मतलब ये सिर्फ मिट्टी का नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का रिकॉर्ड है। लेकिन ये अधिकार अभिलेख तैयार कैसे होता है? ये कोई रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं है। मतलब कोई अधिकारी एक दिन गांव में आता है, डायरी में कुछ लिखता है और अगले दिन से नियम बन जाता है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा इसलिए है ताकि इसमें कोई धांधली ना हो सके। धारा 83 के तहत सबसे पहले राजस्व अधिकारी एक प्रारूप यानी ड्राफ्ट प्रकाशित करता है। अच्छा, एक शुरुआती दस्तावेज। हाँ, जिसे सभी के देखने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद इस ड्राफ्ट को लेकर आपत्तियां मांगी जाती हैं। अगर किसी किसान को लगता है कि उसकी जमीन का हिस्सा कम दिखाया गया है, या किसी भूस्वामी को लगता है कि लगान गलत तय हुआ है, तो वे अपनी बात रख सकते हैं। और फिर धारा 84 के तहत अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया जाता है। ये तो काफी लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगती है। बिल्कुल। लेकिन जमीन से जुड़ा सबसे संवेदनशील मुद्दा तो लगान यानी रेंट का होता है। नोट्स में बताया गया है कि धारा 85 के तहत उचित लगान निर्धारित होता है। हाँ, लेकिन ये उचित शब्द बहुत अजीब है। जो लगान जमींदार को उचित लगेगा वो किसान को लूट लग सकता है। सही बात है। अगर कोई असहमत हो तो उसके लिए क्या रास्ता है? यही कारण है कि उचित की व्याख्या किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं छोड़ी गई। लगान निर्धारण के लिए जमीन की उपज और पुरानी दरों जैसे कई पैमानों का इस्तेमाल होता है। फिर भी अगर कोई विवाद उठता है तो धारा 86 और 87 के तहत राजस्व अधिकारी इन विवादों को एक जज की तरह सुनता है। अगर मामला बहुत जटिल हो तो उसे सक्षम न्यायालय में भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा धारा 89 के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच दिया गया है, पुनरीक्षण यानी रिवीजन का प्रावधान। बिल्कुल। अगर किसी को लगता है कि लगान तय करने में कोई बड़ी गलती हुई है तो 12 महीने के भीतर उस आदेश की दोबारा जांच की जा सकती है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जल्दबाजी में किसी पर अन्यायपूर्ण लगान न थोप दिया जाए। हाँ, यहाँ मेरे नोट्स में एक ऐसा बिंदु है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। हमने अभी न्यायालयों की बात की, लेकिन धारा 91, 92 और 93 स्पष्ट रूप से कहती हैं कि अभिलेख तैयार होने के दौरान और उसके अंतिम प्रकाशन के 6 महीने बाद तक सिविल न्यायालयों में कोई वाद या मुकदमा नहीं लाया जा सकता। ये थोड़ा खतरनाक नहीं लगता? वही तो, जब हम लोकतंत्र और न्याय की बात करते हैं तो अदालतों के दरवाजे बंद कर देना कैसा न्याय है? धारा 96 राजस्व अधिकारी को इतनी असीमित शक्ति क्यों देती है? पहली नजर में ये सचमुच अटपटा और शायद थोड़ा अलोकतांत्रिक लग सकता है। हाँ, लेकिन इसके पीछे की जो प्रशासनिक मजबूरी है वो बहुत गहरी है। जरा जमीनी हकीकत की कल्पना कीजिए। ठीक है। सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया अक्सर बहुत लंबी और खर्चीली होती है। अगर अभिलेख तैयार होने के बीच में ही लोग, खासकर ताकतवर जमींदार, सिविल कोर्ट जाने लग जाते हो तो वे हर छोटे सर्वेक्षण पर स्टे ऑर्डर ले आते। बिल्कुल।
ताकतवर लोग पूरी व्यवस्था को ठप कर सकते थे और सर्वेक्षण कभी पूरा ही नहीं हो पाता। ये तो वो फिल्मों वाला तारीख पे तारीख वाले सिस्टम से बचने का तरीका था। एकदम सही पकड़े। इसलिए कानून ने एक तय समय के लिए सिविल कोर्ट्स पर रोक लगा दी ताकि राजस्व अधिकारी शांति से अपना काम पूरा कर सकें। उस विशिष्ट समय के लिए राजस्व अधिकारी ही सबसे बड़ा न्यायाधीश बन जाता है। हाँ, त्वरित न्याय और प्रशासनिक दक्षता के लिए ये एक कड़ा लेकिन जरूरी कदम था। ये तो बहुत ही दिलचस्प कूटनीति है। एक तरह से प्रशासन ने कहा कि पहले हमें रिकॉर्ड बनाने दो, उसके बाद लड़ते रहना। बिल्कुल ऐसा है। चलिए, अब हम अपने दस्तावेजों के अगले अध्याय 13 की ओर बढ़ते हैं। ये शर्तों में बदलाव और स्वैच्छिक रूपांतरण के बारे में। धारा 101 और 102। यहां एक प्रावधान है जो कहता है कि लगान मुक्त व्यक्तिगत कार्य के अलावा किसी नई शर्त के साथ भूमि व्यवसाय शुरू करने पर रोक होगी। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। पहले के समय में जमींदार अक्सर किसानों पर तरह तरह की अजीबोगरीब शर्तें थोप देते थे। लगान तो लेते ही थे। हाँ, साथ ही बेगार यानी बिना पैसे दिए काम करवाना, त्योहारों पर मुफ्त अनाज मांगना आम बात थी। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आज के जमाने में मकान मालिक अचानक कहें कि किराया तो दोगे ही, साथ में गाड़ी भी साफ करनी पड़ेगी। हाँ, और मेरे कुत्ते को भी घुमाना पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसी मनमानी शर्तें किसानों के लिए एक अंधीन शोषण का जाल बन जाती थीं। तो ये कानून इसी प्रथा पर लगाम लगाता है। यह स्पष्ट करता है कि जमींदार अपने मनमाने तरीके से किसानों पर कोई नई शर्तें या कर नहीं थोप सकते। जो कानूनी रूप से तय है बस वही मान्य होगा। और अगर पहले से कोई शर्तें तय ही न हो तो वहाँ की स्थानीय रूढ़ी लागू होगी। ये सुनकर अच्छा लगा कि शोषण को रोकने के लिए इतने स्पष्ट नियम बनाए गए। लेकिन समय तो बदलता रहता है ना। अगर भविष्य में किसी जायज कारण से शर्तों को बदलने की जरूरत पड़े तब क्या होगा? कानून को ये बात पता है कि समाज जड़ नहीं हो सकता, इसीलिए धारा 105 के तहत स्वैच्छिक रूपांतरण का प्रावधान रखा गया है। वॉलंटरी कन्वर्जन। हाँ, इसके तहत कोई भी पक्ष शर्तों में बदलाव के लिए राजस्व अधिकारी के सामने लिखित आवेदन दे सकता है। लिखित आवेदन पर इतना जोर क्यों? क्योंकि अगर ये मौखिक होता तो जमींदार दबाव डालकर कह सकता था कि किसान ने खुद ही राजी होकर शर्तें मान ली हैं। लिखित प्रक्रिया होने से जवाबदेही तय होती है। राजस्व अधिकारी इस आवेदन की जांच करता है। इसके अलावा धारा 106 से 117 तक पूरी एक कानूनी तालिका है जो बताती है कि अपील कैसे होगी और खर्चे कैसे बटेंगे। ये बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। बिल्कुल। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exam.